Hello everyone, welcome to my channel 99 Commerce Classes. Today I will discuss Business Finance. आज हम बिज़नेस फाइनेंस को अगेन पढ़ने वाले हैं. मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स लास्ट वाली वीडियोस में कवर करा दिए थे, बट अभी बहुत सारे टॉपिक्स रिमेनिंग हैं. चलिए पढ़ते हैं. कैपिटल बजटिंग अंडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. ठीक है जी, कैपिटल बजटिंग का पढ़ते हैं कैसे प्रोसेस होता है जब रिस्क होता है या फिर अनसर्टेनिटी होती है. बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि रिस्क और अनसर्टेनिटी के कंडीशन में यूज़ की जाती हैं. बहुत सारी प्रोसेस होती हैं. नंबर फर्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट मेथड, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड, DCF ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसे डिस्काउंट कैश फ्लो भी कहते हैं, सिमुलेशन मेथड्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डिसीजन ट्री मेथड्स, सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो. ठीक है जी, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट मेथड. ठीक है जी, एडजस्ट डिस्काउंट रेट टू इनकॉर्पोरेट रिस्क. इसका फॉर्मूला होता है, रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट मेथड का फॉर्मूला होता है RF प्लस RN प्लस RD. RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कोई रिस्क ही ना हो. उसके बाद होता है RN का मतलब होता है रिस्क प्रीमियम फॉर नॉर्मल रिस्क या एग्जिस्टिंग रिस्क ऑफ द कंपनी. ऐसा रिस्क जो कि नॉर्मल है उसके लिए रिस्क प्रीमियम देना. ठीक है जी. फिर होता है RD का मतलब होता है रिस्क प्रीमियम फॉर डिफरेंशियल रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो. ये कहता है कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हमारा जो प्रीमियम मतलब जो हमारा रिस्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, प्रीमियम वगैरह जो भी है रिस्क होता है, मतलब डिफरेंट रिस्क और प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं. ठीक है. उसके बाद पढ़ते हैं RD पॉजिटिव होता है तो मोर रिस्की प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म है. RD नेगेटिव होता है तो मतलब लेस रिस्की प्रोजेक्ट है. ठीक है जी, अपोजिट रिलेशन है. अगर RD हमारा पॉजिटिव है तो मोर रिस्की प्रोजेक्ट है, अगर नेगेटिव है तो लेस रिस्की प्रोजेक्ट है. अगर ज़ीरो है RD तो प्रोजेक्ट में कोई रिस्क नहीं है, बेसिक ओनली नॉर्मल रिस्क है. ठीक है जी. उसके बाद है RF कंपनसेशन 4 टाइम्स. RF प्लस RN इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं. मिनिमम रिक्वायर रेट मतलब कि ऐसी रेट जिसको मिनिमम रूप से लोग रिक्वायर करते हैं, मतलब इतना तो मिनिमम होना चाहिए. RF प्लस RN कॉस्ट ऑफ कैपिटल. उसके बाद है RN प्लस RD. अगर हम RN प्लस RD को प्लस करते हैं तो उसको कंपनसेशन फॉर रिस्क बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि एक तरह का कंपनसेशन मिलता है रिस्क के लिए RN प्लस RD, क्योंकि दोनों ही प्रीमियम हैं. ठीक है, और RF तो रिस्क फ्री है. चलिए पढ़ते हैं. उसके बाद पढ़ते हैं रूल नंबर 1, 2, 3. पहला पढ़ते हैं नॉर्मली रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट आर डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको हम डिस्काउंटेड करते हैं एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से. RF प्लस RN हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है. ठीक है जी. सिमिलर काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग रिस्क एज एग्जिस्टिंग, मतलब कि ये नॉर्मल रिस्क होता है. उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं ए न्यू रिलेटेड प्रोजेक्ट. ऐसा प्रोजेक्ट जो कि न्यू हो विल हैव रिस्क एडजस्ट डिस्काउंट रेट. उसकी क्या डिस्काउंट रेट होगी एडजस्ट करने के लिए. ऐसा प्रोजेक्ट जो नया है, ठीक है जी, उसमें रिस्क है तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस 3%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस 3% न्यू प्रोजेक्ट के लिए इज़ द हायर रिस्क, देयरफॉर 3 इज़ एडेड, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्क था. ठीक है, इसीलिए उसमें 3 ऐड किया. फिर हम पढ़ते हैं 3, ये न्यू अनरिलेटेड प्रोजेक्ट. ये तो है रिलेटेड प्रोजेक्ट, ये है अनरिलेटेड प्रोजेक्ट. ठीक है जी. विल हैव रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस 10%, क्योंकि रिलेटेड नहीं है वो, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा रिस्क होगा. उसके बाद पढ़ते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं. कहते हैं कि कन्वर्ट करता है एस्टिमेट कैश फ्लो को इनटू सर्टेन कैश फ्लो यूजिंग द सर्टेनिटी कोफिशिएंट. हम सर्टेनिटी कोफिशिएंट को यूज़ कर जो हमारी एस्टिमेटेड कैश फ्लो है उसको कहता है कि कन्वर्ट एस्टिमेटेड कैश फ्लो इनटू सर्टेन कैश फ्लो. सर्टेन कैश फ्लो में एस्टिमेटेड कैश फ्लो को सर्टेन कैश फ्लो में कन्वर्ट करता है यूज़ कर किसके द्वारा, सर्टेनिटी कोफिशिएंट के द्वारा. जो हमने एस्टिमेट की है उसको सर्टेन में बदलता है. यूज़ ऑफ द रिस्क फ्री रेट, उसमें रिस्क फ्री रेट यूज़ किया जाता है एज डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट के लिए टू कैलकुलेट द PV और NPV. ठीक है. फिर इफ IRR इज़ यूज, अगर हम IRR को यूज़ करते हैं देन कंपेयर IRR विद रिस्क फ्री रेट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. अगर हम IRR को यूज़ कर रहे हैं IRR को यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, इसकी ही रेट यूज़ करी जाएगी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने में या फिर रिजेक्ट करने में.
फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, सर्टेनिटी जो कॉफिशेंट होता है वो लाई करता है 0 और 1 के बीच में। अगर 1 है, ठीक है जी, सर्टेनिटी कॉफिशेंट क्या है, 1 है, तो नो रिस्क, फुल सर्टेनिटी है, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, फुल नो रिस्क है। अगर 0 है तो भाई साहब फुल रिस्क है, नो सर्टेनिटी, कोई भी निश्चितता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं DCF ब्रेक इवन एनालिसिस इन रुपीज़ एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है ये, इज़ दैट लेवल ऑफ एनुअल सेल एट विच NPV ऑफ ए प्रोजेक्ट इज़ 0। क्या होता है, ये एक ऐसा लेवल होता है, एनुअल सेल इतनी होनी चाहिए, इज़ द लेवल ऑफ एनुअल सेल का लेवल इतना होना चाहिए जिस पे NPV क्या हो, हमारा 0 हो। NPV जब 0 कब होगा, जब हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है जी। दिस द हायर देन दिस अकाउंटिंग ब्रेक इवन सेल्स ऑलवेज, ये कहता है कि हायर होता है किससे, अकाउंटिंग ब्रेक इवन सेल से ऑलवेज, एज DCFC ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है। अकाउंटिंग ब्रेक इवन सेल क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में PV रेशो, ठीक है। अकाउंटिंग ब्रेक इवन सेल क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में PV रेशो, नॉट discounted payback period with the time value of money and discount rate is always greater than normal payback periods। जो डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है नॉर्मल पेबैक पीरियड से, क्योंकि वो कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और डिस्काउंट रेट को। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। PV रेशो का फॉर्मूला दे रखा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल, ठीक है, या फिर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ गया कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल, तो PV रेशो। ब्रेक इवन सेल का मतलब क्या होता है, TFC अपॉन में PV रेशो, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस में फिक्स कॉस्ट माइनस में डेप्रिसिएशंस, सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट माइनस में फिक्स कॉस्ट माइनस में डेप्रिसिएशन, और उसको अगर टैक्स है तो 1 - T, और डेप्रिसिएशन को अगेन ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे PVAF प्रेजेंट वैल्यू से, तो आ जाएगा क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है जी। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस में फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इंटू 1 - T प्लस डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई में PVAF इक्वल टू PV ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इस जनरल फार्मूला ऑफ DCF सेल का जनरल फार्मूला था, कंपेयर बोथ साइड्स यू विल गेट DCF सेल एट विच NPV 0। कहते हैं कि जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं तो हम एक ऐसा पॉइंट पा लेते हैं जिस पर हमारी ऐसी सेल का एक ऐसा पॉइंट पा लेते हैं जिस पर NPV क्या होती है, 0 होती है। अगर एस्टिमेटेड सेल जो है क्या है, एस्टिमेटेड सेल मोर देन है DCF से, तो NPV क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एस्टिमेटेड सेल DCF से लेस देन है तो NPV होगा नेगेटिव। अगर एस्टिमेटेड सेल DCF के बराबर है तो NPV होगा 0। किस पर जोर दे रहा है, ये NPV 0 होने पर जोर दे रहा है, तो ये वाली इसमें कंडीशन अप्लाई होती है। उसके बाद पढ़ते हैं सिमुलेशन मेथड्स। सिमुलेशन मीन्स होता है क्रिएटिंग सेम काइंड ऑफ कंडीशन, क्या करना, सेम काइंड ऑफ कंडीशन को क्रिएट करना। हेयर वी यूज़ द प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस यूज़ करते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। नंबर टू फोरकास्ट NPV, ठीक है जी, इसका इस तरह होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेंसिटिविटी, कितना सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू विल इम्पैक्ट ए पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल। कहता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है जो वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना इम्पैक्ट डालती है अंडर ए गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंस। अजम्पशन इज डिफाइन ए सेंसिटिविटी एनालिसिस बोलते हैं इसे। इट इज़ यूज्ड विल डिपेंड ऑन 1 or more inputs variable within the specific boundaries। ये कुछ इनपुट वेरिएबल्स होते हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, सच एज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट अबव ऑन बॉन्ड प्राइस। कहता है कि कुछ वेरिएबल्स में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज किया जाता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज को देखते हैं कि कितना इफेक्ट आया है इसमें, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, प्राइस कितना चेंज हुआ वगैरह वगैरह। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज if analysis, sensitivity analysis can be used for any activity or systems, all from planning a family vacations variable is mind to the decision at to corporate level can be done through the sensitivity। मतलब इसके द्वारा बहुत सारे decisions लिए जाते हैं। It is conduct to see change in NPV of a project due to change in the input variables।
इनपुट वेरिएबल में चेंज के कारण एनपीवी में कितना चेंज हुआ। ठीक है, इस सेंसिटिविटीज में देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिनेरियो। सिनेरियो जो होता है, हेयर वी कंसीडर 3 डिफरेंट सिनेरियो, नॉर्मल, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और नॉर्मल्स, and calculate NPV under each scenario. 3 scenarios are mutually exclusive. In scenario always analysis, all variables are changed simultaneously. कहता है कि सारे के सारे वेरिएबल जो होते हैं एक साथ चेंज किए जाते हैं। See to amount of for pessimistic, normal and optimistic conditions. कहता है कि हम सिनेरियो को चेंज इससे मतलब इसमें हम सिचुएशन को चेंज करते हैं, वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है जी, सारे वेरिएबल्स को एक साथ चेंज किया जाता है, फिर देखते हैं कि अमाउंट कि हमारी जो आंसर है वो क्या आया, पेसिमिस्टिक आया, नॉर्मल आया, ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन कैसी हमारी कंडीशन आई। पेसिमिस्टिक कंडीशन क्या होती है, इन पेसिमिस्टिक सिचुएशन सेलिंग प्राइस विल बी लोअर, सेल क्वांटिटी वुड बी लोअर, वेरिएबल कॉस्ट विल बी हायर, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट विल बी हायर देन नॉर्मल्स। कहते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन से पेसिमिस्टिक सिचुएशन में क्या होता है, हमारी सेलिंग प्राइस लो होता है, सेल क्वांटिटी भी लो होती है, वेरिएबल कॉस्ट हाई होती है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी हाई होती है। अच्छी कंडीशन नहीं होती फॉर द फर्म्स के लिए। ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन से आपको समझ आ रहा होगा कि अच्छी होगी। इसमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस हायर होता है, वेरिएबल कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होती हैं, लोअर होती हैं देन द नॉर्मल सिचुएशंस। डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो, ये क्या डिफरेंस होता है। सेंसिटिविटी वन वेरिएबल चेंज डेटा टाइप इम्पैक्ट ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अगर हम एक वेरिएबल में चेंज करेंगे तो हमारी एनपीवी में कितना इफेक्ट आएगा, ये हम देते हैं सेंसिटिविटी में। सिनेरियो में क्या देखते हैं, ऑल वेरिएबल चेंज एट ए टाइम सिमिलटेनियसली इम्पैक्ट ऑन एनपीवी और रेंज ऑफ एनपीवी। जब हम सारे के सारे वेरिएबल्स को एक साथ चेंज करते हैं, क्या कहा बोला था इसने, ऑल वेरिएबल चेंज सिमिलटेनियसली टू सी अकाउंट फॉर पेसिमिस्टिक, नॉर्मल एंड ऑप्टिमिस्टिक कंडीशंस। इसमें हम वन वेरिएबल को चेंज करते हैं सेंसिटिविटी में, और सिनेरियो में हम क्या करते हैं, सारे के सारे वेरिएबल को एक साथ चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि एनपीवी की रेंज पर क्या इम्पैक्ट आया। उसके बाद पढ़ते हैं काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जिस पर जो कंज्यूमर है या फिर प्रोड्यूसर है वो हिलना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो उसी कंडीशन में रहे। ठीक है जी, उसको वो बदलना नहीं चाहता। 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर फर्स्ट है स्टेबल होती है, वो हिलना नहीं चाहता, वो जहाँ है वो वहीं रहना चाहता है। न्यूट्रल होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है जी, ये 3 टाइप का जो है इक्विलिब्रियम होता है। जो चुम्पीटर था, ठीक है जी, उसने क्या कहा था, एक्सप्लेन द 3 पोजीशन विद सिंपल इलस्ट्रेशंस। बैल को प्लेस कर इसने इसको बताया था। ठीक है, अगर ये कहता है अकॉर्डिंग टू द चुम्पीटर्स ए बैल दैट रेस्ट एट द बॉटम ऑफ द बाउल, अगर जो बॉल है वो बाउल की बॉटम, ऐसे ही इसने कंडीशंस को बताया है कि कौन सी कंडीशन कब होगी। ठीक है, इसमें बॉल को लेकर इसने यूज़ किया था, एक बाउल यूज़ किया था, एक बॉल यूज़ की थी, फिर उसके बाद स्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल बताया था। अनस्टेबल वो होगा जो बॉल टिकेगी ही नहीं, अनस्टेबल होगी, मतलब कुछ ऐसे होगा, इधर बॉल रखी है तो इधर उधर भी किधर भी गिर सकती है। ठीक है जी, और क्या होता है, स्टेबल होगी कि एक जगह ठहरी हुई होगी, कुछ इस तरह होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये उसको ही बता रखा है इसने, जो मैंने आपको अभी बताया था। स्टेबल कब होगी, एट द, जब बॉल कंफर्ट शेप में होगी, एट द बेस ऑफ द बाउल, बाउल के किस में होगी, बेस में होगी, और वो कंफर्ट होगी, वो हिलना नहीं चाहेगी। ठीक है जी, ठीक है जी, जैसे कि ये बाउल है, जैसे कि ये कुछ इस तरह बाउल है, वो इधर है, तो ये कौन सी है, स्टेबल है, कंफर्ट है, वो इधर से नहीं हिलना चाहेगी। ठीक है जी, अगर ये कहता है कि अगर जो बॉल है हमारी टेबल पर रखी हुई है, ठीक है, ऐसे टेबल पर रखी हुई है, तो क्या है, न्यूट्रल है। उसके बाद कहता है कि अगर ये थर्ड कंडीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये ऐसे होगा, ऐसे बाउल होगा, इधर इसके ऊपर बॉल रखी हुई है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। चलिए पढ़ते हैं PYQ, कुछ PYQ है इसमें बीच में। कह रहे कि विच वन प्रेफर टू द कैश फ्लो अंडर ए पे बैक पीरियड मेथड्स। कह रहे कि कौन सा जो है कैश इनफ्लो है जो आता है इसमें पे बैक पीरियड्स में। इसका आंसर है बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। पे बैक पीरियड में हम कौन सा कैश फ्लो लेते हैं, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। उसके बाद होता है कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल।
ठीक है जी। कहता है कि जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है वो किस पर बेस करता है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड्स इज कॉल्ड। कहते हैं कि सारे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सारे सोर्स की जब हम निकालते हैं अलग अलग तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेसिक कॉस्ट। उसके बाद पढ़ते हैं विच मेथड डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कौन सा जो मेथड है वो कंसीडर नहीं करता है, ARR, क्योंकि ये नॉन डिस्काउंटेड होता है। विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए कौन सा जो मेथड है वो क्या कहता है, विच वन इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है जी, कौन सा है जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। रिटेन अर्निंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फर्म्स, क्योंकि ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ठीक है। पॉजिटिव NPV इन ए प्रोजेक्ट अप्रेजल बाय ए फर्म में नॉट एक्योर एन अकाउंट ऑफ इंटेंजिबल बेनिफिट्स। ठीक है। जो पॉजिटिव NPV है इन ए प्रोजेक्ट अपर्स वो क्या नहीं करता है, क्या नहीं होता उसमें, इंटेंजिबल बेनिफिट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा कौन सा मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कैपम, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। ठीक है। कह रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंटरनल इफेक्ट कौन नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द फर्म्स, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म्स, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, या मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर द फर्म्स। डी, मार्केट रिस्क ऑफ द प्रीमियम फर्म, क्योंकि इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन सिलेक्शन यूज इन कैपिटल बजटिंग, विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन इन द कोड कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। कौन से बताना है, डिस्काउंटेड, मतलब मॉडर्न वाले बताने हैं। ठीक है जी। इसका है इंटरनल और पेबैक तो नहीं होता है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि इसमें हम डिस्काउंट को यूज़ करते हैं। फिर पढ़ते हैं 32, व्हेन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ EBIT एक्सीडिंग द इंडिफरेंस पॉइंट्स ऑफ टू अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स। इसको हम आज पढ़ेंगे। कहते हैं कि जब एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ EBIT है एक्सीडिंग द इंडिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है, तो टू अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स का, इक्विटी फाइनेंस एंड डेट फाइनेंसिंग, तो क्या होता है इसमें। कहते हैं यूज़ ऑफ द डेट फाइनेंसिंग वुड बी एडवांटेज टू इंक्रीज द APS, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड लेवल EBIT ज़्यादा है। इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट्स होता है जहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं, कुछ इस तरह होता है, मैं आपको आज बताऊँगी। तो दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा EBIT हमारे पास ज़्यादा है तो हम डेट को यूज़ कर सकते हैं, EBIT कम है तो हम इस डेट को यूज़ नहीं करेंगे, इक्विटी यूज़ करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, सच एज प्रिक्रूटमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ऑफ द एंटरप्राइज। इसका मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड होता है कि फ़ंड की प्लानिंग करनी है, किधर से लेना है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, डायरेक्टिंग करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है जी। फर्म को पैसा है उसको प्रिक्रूटमेंट मतलब पैसे को लाना है, फिर उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करना है ताकि फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है। स्कोप क्या है इसका, स्कोप एंड एलिमेंट्स। इसमें जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स, कैपिटल बजटिंग्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम होता है कि किस हमारी फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसे वर्किंग कैपिटल डिसीजंस बोलते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजन दे आर रिलेटेड टू राइजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द वेरियस सोर्स विच विल डिपेंड अपॉन डिसीजन और टाइप ऑफ द सोर्स। कौन से सोर्स को से हमने फाइनेंस को लेना है, कौन से सोर्स से नहीं लेना है, कितने रेट पर लेना है, ये सब फाइनेंसिंग डिसीजंस में आते हैं। डिविडेंड डिसीजंस में आता है कि जो भी हमने अब कमा लिया है उसमें से कितना हमने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर होल्डर्स को कितना हमने रिटेन करना है। डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स, डिविडेंड्स द रेट एट विच इट डिसाइड। कहते हैं कि ऐसा रेट जो कि डिसाइड किया होता है कि अपने इतना डिविडेंड देना है।
रिटेन कितने रखना है अपनी अमाउंट्स, टोटल प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन करके रखना है, ये सब क्या आते हैं, डिविडेंड डिसीजंस में आते हैं। और ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, नंबर फर्स्ट कहते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे होते हैं। पहला है प्रोक्यूरमेंट करना, जनरली कंसर्न होता है किससे, प्रोक्यूरमेंट से, एलोकेशन से एंड कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स से, कंट्रोल करके रखता है कि कोई फंड क्या है उसका मिसयूज़ ना हो रहा हो। जैसे कि फर्म की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फर्म किस में चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी। टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड टू द कंसर्न, कहते हैं कि बिजनेस को रेगुलरली फंड की अवेलेबल होने चाहिए और एडिक्वेट मात्रा में, ना कि ज़्यादा न कम। इंश्योर करना है एडिक्वेट रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, पर्याप्त मात्रा में शेयर होल्डर्स को रिटर्न प्रोवाइड किया जाए, ये सब देखता है। ये डिपेंड करता है अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर या एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स पर डिपेंड करता है कि कितना रिटर्न वो चाहते हैं। फिर क्या है, थर्ड पढ़ते हैं, टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन, फंड का अच्छे से यूटिलाइज हो, मिसयूज़ ना हो, ताकि लीस्ट कॉस्ट हो। टू इंश्योर सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने फंड को इन्वेस्ट किए हैं उनकी सेफ्टी, ये नहीं कि हमने इन्वेस्ट तो कर दिए बट वो लॉस में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू प्लान इज साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर्स, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमने अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है। हमने डेब्ट यूज़ करना है, हमने इक्विटी यूज़ करनी है, प्रेफरेंस शेयर्स यूज़ करने हैं, या फिर रिटेन अर्निंग से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं। नंबर फर्स्ट, एस्टिमेटिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये एस्टिमेशन लगाता है कि हमारी फर्म ने इतनी कैपिटल की ज़रूरत है। ए फाइनेंस मैनेजर मेक एस्टिमेशन विद रिगार्ड टू कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कंपनी को। दिस विल डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेशन कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रोग्राम्स and policy of concern. Estimation have to made in adequate manner with increased earning capacity of the enterprise. एस्टिमेट करना आसान नहीं होता, उसने सारा कुछ कैलकुलेशन करना होता है कि ज़्यादा ना कर दे, कम ना कर दे, ऐसा ना कर दे कि फर्म के पास पैसा बचे ही ना, अंडर ना कर दे, ओवर एस्टिमेशन ना कर दे। तो उसने सारा कुछ पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर एस्टिमेट करना होता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशंस, कैपिटल कंपोजिशन को डिटरमाइन करना होता है। वंस द एस्टिमेशन हैज़ बीन मेड, कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैज़ टू डिसाइड, इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी एनालिसिस। दिस विल डिपेंड अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल ए कंपनी इज पोजिंग एडिशनल फंड विच हैव टू राइजिंग बाई आउटसाइड पार्टी। कंपोजिशन करना होता है कि कौन सा हमने डेब्ट में इन्वेस्ट करना है या इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कितने प्रपोर्शन में करना है। चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ द फंड्स, ठीक है जी। कहते हैं कि एडिशनल फंड टू प्रोक्योर कंपनी हैज़ मैनी चॉइस लाइक इशू ऑफ द शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल, पब्लिक डिपॉजिट करे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ जो है ये डिसाइड करते हैं। इसमें क्या पढ़ा हमने, एस्टिमेट करना है कॉस्ट का, कंपोजिशन करना है कैपिटल का, कैपिटल कंपोजिशंस, ठीक है जी। इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इक्विटी होती है, ये कितना रेशो में करना है, एडिशनल फंड लेने हैं तो कहाँ से लेने हैं, और इसमें क्या पढ़ा था, कौन सा सोर्स को चॉइस करना है। हमने डिवेंचर इशू करने हैं, शेयर इशू करने हैं, लोन लेना है, पब्लिक डिपॉजिट लेनी है, रिटेन अर्निंग से काम चल जाएगा। फिर पढ़ते हैं फोर्थ, कहता है कि चॉइस ऑफ फैक्टर विल डिपेंड ऑन रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ईच सोर्स एंड पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। कहता है कि हर एक हमने चूज़ तो कर लिया कि हमने इससे डेब्ट से लेना है, इक्विटी से लेना है, बट हर किसी के अपने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, उनको भी कंसीडर करके रखना है। इन्वेस्टमेंट फंड्स, फाइनेंशियल मैनेजर 5 पॉइंट पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो होता है, फाइनेंस मैनेजर जो होता है, हैज़ टू डिसाइड एलोकेट फंड इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर्स सो देयर इज सेटिस्फाई ऑन इन्वेस्टमेंट, रेगुलर रिटर्न इज पॉसिबल। अब उसने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, फंड तो उसके पास आ गई बट उसे इन्वेस्टमेंट भी तो करना है, उसको ये सब कुछ ध्यान रखना है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे, उस पर रेगुलर रिटर्न मिलता जाए, ठीक है। ये सब कुछ बातों को ध्यान में रखना है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, नेट प्रॉफिट डिसीजंस हैव टू मेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर्स। नेट प्रॉफिट डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा। दिस इज कैन डन इन 2 वे, डिविडेंड डिक्लेरेशन, कितना उसने डिविडेंड की रेट रखनी है, या फिर रिटेन अर्निंग उसने कितना रखना है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट में कितना अपने बिजनेस में ही रखना है, कितना उसने शेयर होल्डर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द कैश, कैश को मैनेज करने का काम करता है फाइनेंशियल मैनेजर। टू मेक डिसीजन विद रिगार्ड टू कैश मैनेजमेंट, कैश रिक्वायर फॉर मैनी पर्पज लाइक द पेमेंट ऑफ द वेजेस, सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स,
मीटिंग करंट लायबिलिटी, मेंटेनेंस इन स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह के लिए हमने कैश की ज़रूरत होती है, उसको मैनेज करने का काम करता है फाइनेंस मैनेजर। उसके बाद होता है फाइनेंस कंट्रोल। हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। इसमें फाइनेंस मैनेजर नॉट ओनली टू प्लान, प्रिक्योर, यूटिलाइज द फंड, बट ही ऑल्सो हैज़ एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फाइनेंस। फाइनेंस मैनेजर का काम केवल ये नहीं होता कि उसने फ़ंड को ले लिया, इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, फिर वो ये भी देखता है कि क्या सही इन्वेस्ट किया है, कंट्रोल करके देखता है। दिस कैन बी डन थ्रू द टेक्निक्स लाइक द रेशो एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड कंट्रोल एज सेक्टर में टेक्निक यूज़ कर वो उसको देखता है कि क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है। उसके बाद पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स। कहता है कि टू रिड्यूस द मिसयूज़ ऑफ द फंड्स का मिसयूज़ को रोकता है। उसका मेन मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फंड्स का मिसयूज़ ना हो, अच्छे से प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्ट किया जाए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है जी। टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। ठीक है जी। उसको मेन मोटिव होता है कि उसका प्रॉफिट जो है लॉन्ग रन में मैक्सिमम हो, कम ना हो। मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द कंपनी की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है। इन्वेस्टर ओनली परचेज शेयर्स इफ़ ही होप दैट ही विल अर्न हाई प्रॉफिट ऑन इट, अदरवाइज ही कैन डिपॉजिट हिज मनी इन सेविंग अकाउंट्स ऑफ बैंक्स। केवल जो इन्वेस्टर होता है तभी ही अपने शेयर्स को परचेज़ करेगा, कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करेगा, तब उसको ये लगेगा, होप होगी, आशा होगी कि हाँ भाई उसका जो मतलब इसमें इन्वेस्ट करने से उसे हाई प्रॉफिट होगा। अगर उसको लगता है कि इसमें रिस्की है, प्रॉफिट कम होगा, तो वो किस में क्या कर देगा, बैंक में इन्वेस्ट कर देगा, अपने अकाउंट्स में सेविंग को जमा कर देगा ताकि उसको फिक्स अमाउंट से इंटरेस्ट मिलेगा, नो रिस्क। सो इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसका क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो वैल्यू ऑफ शेयर्स को मैक्सिमम करे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करें कंपनी में। इट कैन बी पॉसिबल बाय द फॉलोइंग वे। ठीक है जी। टू इंक्रीज द डिविडेंड पर शेयर को इंक्रीज़ कर दे, या फिर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ कर दे। एनालिसिस द वैल्यू ऑफ शेयर इन मार्केट, या टू फुलफिल द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। कंपनी यूज द नेचुरल रिसोर्स एंड अर्न मनी एंड फंड्स। 3 फेजेस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ट्रेडिशनल अप टू 1940, 1940 तक ट्रेडिशनल था, एंड ट्रेडिशनल फेज 1940 से 1950। ठीक है जी, सॉरी, ट्रेडिशनल था 1940 तक। फिर उसके बाद है ट्रांजेशनल आई 1940 से 1950 तक, मॉडर्न आया 1960 से। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट क्या है एफएम के। ट्रेडिशनल में हम क्या सोचते थे, हमने बस प्रॉफिट मैक्सिमम करना होता था, हम नो वरी अबाउट एनी थिंग्स, ओनली केवल प्रॉफिट पर ध्यान देते थे। करेंटली हम क्या सोचते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल बीइंग, वेल्थ ऑफ द ऑनर्स, मतलब कि वेल्थ को भी इंक्रीज़ करना है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी मैक्सिमाइजेशन करना है, ऑनर की वेल्थ को भी मैक्सिमाइजेशन करना है। गोल ऑफ द फाइनेंशियल फंक्शंस के क्या गोल होते हैं, इफेक्टिव प्रोक्यूरमेंट करना है, एफिशिएंस यूज़ करना है फाइनेंस को टू लीड द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस बाय द बिजनेस कंसर्न। इसका गोल होता है कि उसने अच्छे से फंड पहले लेना है, फिर उसका यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो फर्म को। इट इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिटरमाइन बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना एंड प्रॉफिट। अब हम पढ़ते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना होता क्या है। मेन एम ऑफ एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अर्निंग द प्रॉफिट। हर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं तो उसका मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना, अर्निंग गेन करना। कह रहे कि ए बिजनेस कंसर्न इज फंक्शनिंग मेनली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग करने के लिए ही कोई भी बिजनेस सेटअप होता है। प्रॉफिट इज़ द मेजरिंग टेक्निक टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एफिशिएंसी। इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट ही एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम ये जान पाते हैं कि बिजनेस जो है एफिशिएंस है या नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑल्सो ट्रेडिशनल नैरो अप्रोच थी। ये ट्रेडिशनल था, नैरो अप्रोच थी विच एम एट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट टू कंसर्न। बिजनेस के केवल प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना होता है। अगर जो बिजनेस कंसर्न है अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो हम पहले सोचते थे कि वो ज़्यादा एफिशिएंस है, ठीक है। अगर कम कमा रही है तो कम एफिशिएंस है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसिस्ट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड एज कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशंस, मतलब कि पर शेयर की जो कैशिंग है उसको मैक्सिमाइजेशन करना होता था। इट लीड द मैक्सिमाइजेशन द बिजनेस ऑपरेशन और फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस।
बिजनेस के ऑपरेशन को मैक्सिमम करना ताकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। अल्टीमेट एम फॉर द बिजनेस कंसर्न अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो भी हमारा बिजनेस है उसका मेन एम होता था प्रॉफिट को अर्न करना। इट कंसीडर ऑल द पॉसिबल वे टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द अनसन। थर्ड पढ़ते हैं, प्रॉफिट इज़ अ पैरामीटर, ये एक पैरामीटर था एफिशिएंसी को मेजर करने का। ठीक है जी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करता था ये। उसके बाद है फेवरेबल आर्ग्यूमेंट फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए फेवरेबल क्या है, क्या क्या कौन से पॉइंट्स है जो फेवरेबल हैं। नंबर फर्स्ट, मेन एम इज़ अर्निंग। ठीक है जी। प्रॉफिट इज़ द पैरामीटर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, प्रॉफिट रिड्यूस द रिस्क। ठीक है। प्रॉफिट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द फाइनेंस, प्रॉफिटेबिलिटी मीट द सोशल नीड्स ऑल्सो। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनफेवरेबल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स, ये वर्कर्स को और कंज्यूमर्स को के साथ गलत करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनसे काम कराया जाता था, कंज्यूमर्स से ज़्यादा प्राइस लिया जाता था, वर्कर्स पर से ज़्यादा काम लिया जाता था प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए, तो ये अच्छा नहीं था। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्रिएट इमोरल प्रैक्टिस सच एज द करप्ट प्रैक्टिस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कहता है कि प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए ये लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते थे, करप्ट प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद पढ़ते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट लीड टू इनइक्वलिटी अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स सच एज द कस्टमर्स, अनइक्वलिटी लाता था ये, कस्टमर्स में किसी से ज़्यादा ले लिया किसी से कम ले लिया। ठीक है। सप्लायर्स पर भी, पब्लिक से शेयर होल्डर्स पर भी। ड्रॉबैक और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन ड्रॉबैक ऑल्सो, इट इज़ वैग्यू, इन दिस ऑब्जेक्ट प्रॉफिट इज़ नॉट डिफाइंड, प्रॉफिट को हम डिफाइन नहीं कर सकते करेक्टली। ठीक है जी। इट कैन क्रिएट सम अननेसेसरी ओपिनियन रिगार्डिंग द अर्निंग हैबिट्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न्स, इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट इग्नोर द रिस्क, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डजंट कंसीडर द रिस्क ऑफ द बिजनेस फर्म्स, रिस्क में भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, ये दोनों को इग्नोर करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, देयर इज़ नो कंप्लीट कंसिक्वेंस अमॉन्ग द इकोनॉमिक्स विद रेस्पेक्ट टू द ट्रू नेचर्स एंड ओरिजिन ऑफ द प्रॉफिट ड्यू टू दिस सेवरल थ्योरीज, प्रॉफिट की कम आई। वो ये कहता है कि अब कोई भी इसे एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाया कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए तभी ही फर्म को हम एफिशिएंस मानेंगे वगैरह वगैरह, इसके लिए प्रॉफिट की बहुत सारी थ्योरीज आई। चलिए पढ़ते हैं, वोकर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसे प्रॉफिट एज ए रेंटेबिलिटी। ठीक है। क्लार्क डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, हवाले रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, किनाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, चुम्पीटर इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, मोनोपोली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं, इनोवेशन थ्योरी किसने दी थी, चुम्पीटर ने दी थी। ये कहता है कि हु बिलीव दैट एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट लेने के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहिए इनोवेशन थ्योरीज़, मतलब इनोवेशन करता रहना चाहिए अपनी फर्म में, नई नई टेक्निक्स को यूज़ किया जाना चाहिए। इनोवेटिव थ्योरी इज़ द वन मोस्ट फेमस थ्योरी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप यूज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दिस थ्योरी एडवांस बाय द फेमस स्कॉलर्स चुम्पीटर 1991 में। ही बिलीव द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस इन द की फैक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर फील्ड ऑफ द स्पेशलाइजेशंस, ये इनोवेशन में विश्वास रखता था, अगर कंपनी जो है इनोवेटिव या क्रिएटिविटी करेगी तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, उसे प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा। 1991 में ये दी गई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं डायनामिक क्लार्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, प्रोपाउंडेड बाय जे.बी. क्लार्क, डायनामिक था ये। ठीक है जी। कह रहे कि बिलीव दैट प्रॉफिट आर राइजिंग इन द डायनामिक इकोनॉमी नॉट द स्टैटिक इकोनॉमी, डायनामिक इकोनॉमी में ही हम प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, स्टैटिक इकोनॉमी में नहीं कर सकते हैं। हवाले रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, प्रोपाउंडेड बाय F.V. हवाले, बिलीव दैट those who have the risk taking ability in the dynamic productions have the sound claim on rewards called the profit। कहता है कि जो रिस्क ज़्यादा सहन कर सकते हैं वो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही अर्न करेंगे। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, वॉकर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड द रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसको हम रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। वॉज प्रोपाउंड बाई F.A. वॉलकर। ही बिलीव दैट प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज द रेंट, प्रॉफिट एक रेंट की तरह है। डिफ्रेंशिएट एबिलिटी दैट एन एंटरप्रेन्योर में पोज ओवर द अदर्स, जो एंटरप्रेन्योर है वो दूसरे के ऊपर इसे थोप सकता है, मतलब दूसरों से इसे लिखता है, रेंट की तरह होता है ये। कि नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉज
फ्रैंक एच के नाइट ने दी थी, हु बिलीव दैट प्रॉफिट एज ए रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग। प्रॉफिट क्या है, कि नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बताता है, इसमें बताती है कि ये फ्रैंक ने दी थी, एच के नाइट, हु बिलीव, ये विश्वास करते थे कि प्रॉफिट एज ए रिवार्ड, एक रिवार्ड है फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग, किसी ने अनसर्टेनिटी बियरिंग की उसके लिए एक रिवार्ड है। नो टू रिस्क बियरिंग, ये रिस्क बियरिंग नहीं है, अनसर्टेनिटी बियरिंग है। सिंपली प्रॉफिट इज द रेजिडुअल रिटर्न टू द एंटरप्रेन्योर फॉर बियरिंग द अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस। ठीक है जी, क्योंकि बिजनेस का जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, कोई नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो जो ऑनर होता है, उसका जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या होता है, वो अनसर्टेनिटी को बियर करता है, उसके लिए वो एक रिवार्ड है। कि नाइट हैड क्लियर द डेस्टिनेशन, डिफरेंस को बताते हैं रिस्क और अनसर्टेनिटी की। रिस्क कैन बी क्लासीफाई, कैलकुलेट और नॉन कैलकुलेट, ठीक, बट जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हम इनकैलकुलेट में ही होता है, मतलब उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अनदर सोर्स ऑफ प्योर प्रॉफिट ओवर ए अबव नॉर्मल प्रॉफिट इज सैड टू बी द मोनोपोली। ठीक है, जिसमें प्योर प्रॉफिट होता है, करेक्टराइज बाई सिंगल सेलर होता है, इसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मोनोपोली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो होता है, द फर्म एंजॉय द मोनोपोली पावर, रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट एंड चार्जिंग द हायर प्राइस फॉर द इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए हायर प्राइस चार्ज करती है, ठीक है जी, एज कम्पेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिशंस। उसके बाद पढ़ते हैं इसके फेवरेबल आर्ग्यूमेंट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता है प्रॉफिट, तो हमने पढ़ा कि प्रॉफिट को ज़्यादा करना होता है, ठीक है जी। और वेल्थ का होता है कि उसका फर्म की वेल्थ को इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है, ये सुपीरियर होती है प्रॉफिट से। बिकॉज मेन एम ऑफ द बिजनेस कंसर्न अंडर दिस कंटेंट इम्प्रूव द वैल्यू को या फिर वेल्थ को ऑफ द शेयर होल्डर्स की। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर द कंपेरिजन ऑफ वैल्यू टू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बिजनेस कंसर्न। कह रहे कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है वो कंसीडर करती है कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू टू कॉस्ट एसोसिएशन विद द बिजनेस कंसर्न। टोटल वैल्यू डेडिकेट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द बिजनेस ऑपरेशन, इट ऑलवेज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द बिजनेस कंसर्न। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर करती है टाइम और रिस्क दोनों को ही। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड करती है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स, ठीक है जी, इट इंश्योर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अनफेवरेबल क्या होते हैं इसमें, कहते हैं कि जो अनफेवरेबल है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लीड टू प्रिस्क्रिप्टिव आइडियाज़ ऑफ द बिजनेस, ये केवल प्रिस्क्रिप्टिव होती है, बट इट मे नॉट बी सुटेबल टू प्रेजेंट डे ऑफ द बिजनेस, प्रेजेंट डे ऑफ बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं होती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है, इसका नेम बदल कर वैक्स रख दिया है, ये इसके अनफेवरेबल वाले कहते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्रिएट ऑनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी, ऑनरशिप और मैनेजमेंट में कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है ये। मैनेजमेंट अलोंग एंजॉय द सर्टेन बेनिफिट्स, इसमें क्या होता है। उसके बाद अल्टीमेट एम ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट इज टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका एम भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैन बी एक्टिवेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। कहता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तभी ही हो पाता है जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का दूसरा नेम रख दिया है, इसके अनफेवरेबल वाले लोग कहते हैं। कॉमन साइज एनालिसिस फार्मूला क्या होता है, assets is equal to liability plus equity. Common size analysis mostly use the total assets value as the base value. कॉमन साइज एनालिसिस जो होता है वो मोस्टली यूज़ करता है टोटल असेट्स को एज द बेस वैल्यू की तरह। ऑन द बैलेंस शीट टोटल असेट्स वैल्यू इक्वल टू द टोटल लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ असेट्स लाइबिलिटी माइनस, कह रहे हैं कि रेजिडुअल वैल्यू असेट्स माइनस लाइबिलिटी, ठीक है जी। कहता है कि जो लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स होते हैं उनका प्लस क्या होता है, असेट्स होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि असेट्स में से लाइबिलिटी चली जाए तो क्या बचेगी, इक्विटी बचेगी। चलिए पढ़ते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज एन अकाउंटिंग टेक्निक विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इफेक्ट ऑफ सेल्स वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट कॉस्ट ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कहता है कि ये हेल्प करता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है ये आइडेंटिफाई करता है इफेक्ट ऑफ सेल वॉल्यूम, कि हमने कितनी सेल की और हमारे प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई, इससे हमारा प्रॉफिट पे कितना चेंज हुआ, कितना इफेक्ट आया, ठीक है जी। ट्रेंड एनालिसिस इज ए मेथड ऑफ एनालिसिस दैट अलाउ ट्रेडर टू प्रेडिकेट व्हाट विल बी हैपन विद ए स्टॉक इन फ्यूचर्स, कि स्टॉक के में क्या चेंज होने वाला है। ये कहता है कि जो ट्रेड एनालिसिस होता है वो एक ऐसा मेथड होता है जो ये एनालिसिस करता है
ट्रेडर को ये बताने में हेल्प करता है, प्रेडिकेट करने में हेल्प करता है कि स्टॉक में फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है। ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा पर ये बेस करता है अबाउट द स्टॉक परफॉर्मेंस गिवन द ओवरऑल ट्रेड ऑफ द मार्केट्स, पर्टिकुलर इंडिकेटर्स विद इन ए मार्केट। मतलब स्टॉक में फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है, ट्रेंड एनालिसिस बताता है। और कॉस्ट वॉल्यूम जो प्रॉफिट एनालिसिस था वो बताता है कि सेल वॉल्यूम का और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आया। मार्केट वैल्यू क्या होता है, इज ए अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट कंपनी इज एबल टू क्रिएट फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। मार्केट वैल्यू का एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसी वेल्थ अमाउंट होती है जो कि कंपनी क्रिएट करना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है जी। इट इज़ सिंपल टर्म्स, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टॉक एंड इनिशियल कैपिटल। ये किसका डिफरेंस होता है, करंट मार्केट वैल्यू क्या है और हमने इनिशियल में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी, दैट वाज इन्वेस्ट इन द कंपनी बाय द बोथ बॉन्ड होल्डर्स एंड स्टॉक होल्डर्स। MVA इजकल टू होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर इक्विटी। कंसीडर कंपनी XYZ शेयर होल्डर इक्विटी अमाउंट कितनी है, 7,50,000। कंपनी ऑन 5,000 प्रेफर्स शेयर्स में और 1,00,000 कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉमन शेयर इज दैट इज पर शेयर एंड 100 रुपये पर शेयर एज प्रेफर शेयर्स। कहते हैं कि जो कॉमन शेयर्स की उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 12.5 रुपये, और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसकी है 100 रुपये। तो मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन शेयर्स की कितनी होगी, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख हमारी वैल्यू निकाल रहे हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, 1 लाख हैं, उसका प्राइस कितना है, इतना। तो उसके नंबर ऑफ़ शेयर से उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी अमाउंट आ जाएगी। मार्केट वैल्यू उसकी निकाल रहे हैं तो उसका नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, 5,000 है, उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी। टोटल मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है। इज़ द अमाउंट ऑफ वेल्थ ऑफ दैट कंपनी केबल टू क्रिएट द शेयर होल्डर्स के लिए क्रिएट करना चाहती है। इट इज डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टॉक्स एंड इनिशियल कैपिटल। ठीक है जी। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है, मार्केट वैल्यू एडेड होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता क्या है, कहता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेजर करता है रियल प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी ने कितना प्रॉफिट रियल में जनरेट किया। एसेंशियली इट इज़ यूज टू डिटरमाइन हाउ द प्रॉफिटेबल एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कितना जो प्रॉफिट है कंपनी ने कमाया एक गिवन पीरियड्स में। ABC कंपनी है, जनरेट करती है आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट कितना है उसका, 2 लाख इन 2018 में। द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कंपनी इन्वेस्ट $2 मिलियन एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 8.5। कैलकुलेट द EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 लाख माइनस में 2 लाख मल्टीप्लाई 1.8, ये क्या है, इसकी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल गई तो क्या बचा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बची। 30,000 फिगर इम्प्लाई द ए कंपनी ABC जनरेटेड इनफ प्रॉफिट टू कवर इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस। ठीक है। क्या होता है इसमें कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया आफ्टर टैक्स माइनस में उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से, तो उसका EVA बच जाएगा। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन NPV ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, अकाउंटिंग टाइमिंग एंड रिस्क एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स मेजर इन टर्म ऑफ कैश फ्लो। PV बेनिफिट ऑफ द कैश बेनिफिट्स, PV ऑफ बेनिफिट या कैश फ्लो माइनस PV ऑफ कैश कॉस्ट या फिर कैश आउटफ्लो। इकोनॉमिक वैल्यू PV ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम ए डिसीजन डिस्काउंट रेट एट रेट डिस्काउंटेड विच इज रिफ्लेक्ट डिग्री ऑफ द रिस्क। ये PV होता है। प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं इसमें, मेजर करना है ऑफ ऑनर वेल बीइंग, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्विटी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। PV मतलब कि आउटफ्लो या इनफ्लो को PV से मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस वगैरह देखते हैं। ठीक है। रिस्क मीन होता है हायर पोटेंशियल रिटर्न्स, इट ऑल्सो मीन हायर पोटेंशियल लॉस। रिस्क का मतलब होता है कि लॉस भी हो सकता है हायर और प्रॉफिट भी हो सकता है हायर। डिसीजन इन्वेस्टमेंट्स में हम क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम साइज ऑफ द प्लांट स्मॉल मीडियम वगैरह देखते हैं। फाइनेंसिंग में हमने इक्विटी या डेब्ट वगैरह किसमें रिप्रेजेंट करना है। डिविडेंड में हमने रिटेन अर्निंग या कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। वर्किंग कैपिटल में हमने मोर वर्किंग कैपिटल
मोर करंट असेट्स, लेस वर्किंग कैपिटल, लेस करंट असेट्स। कैपम, कैपम बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। इसका फार्मूला होता है RF मतलब रिस्क फ्री, जो रिस्क फ्री रेट होता है, प्लस बीटा, बीटा रिस्क को डिनोटेड करता है, बीटा सिक्योरिटी, बीटा इज मेजर द वॉलेटिलिटी, सिस्टमेटिक रिस्क को होता है, बताता है। ठीक है, चलिए आज बहुत हो गया, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो, थैंक यू।